अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। मेरा नाम कामरान अमीन है। एक आइडिया बहुत वक्त से मेरे जहन में इसी तरह रहा कि मैं किसी तरह से जो हमारी साइंस की न्यूज़ होती हैं इम्पोर्टेंट और वीकली जो कुछ मैं पढ़ता हूँ मैं आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करके आप लोगों से शेयर कर सकूँ कि इस हफ्ते साइंस में क्या क्या अहम होता है। लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं इतना टाइम मैनेज नहीं कर पाया कि मैं असल में खुद पढ़ना एक और चीज़ होती है लेकिन इस तरह से एक्सप्लेन करना कि अगले बंदे को समझ आ जाए एक और चीज़ होती है। और फिर ज़ाहिर है बहुत सारा कुछ हो रहा होता है और फिर उसको एनालाइज करना कि यार ये कौन सी चीज़ कितनी अहमियत। तो खैर ये सारे सवाल एक तरफ छोड़ के इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलो बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कि आपका इस पर क्या रिएक्शन आता है। तो सबसे पहली एक जो मैंने खबर ली है, ये खबर बेसिकली ये कह रही है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम एम्बियंट वाटर ऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। आसान अल्फाज में जो इस रिसर्च का खुलासा है वो ये है कि आपके जिस्म से जो पसीना उड़ता है इससे क्या बिजली बनाई जा सकती है। नहीं तो इन साइंसदानों ने कहा है कि हाँ जी, इस पसीने से भी बिजली बनाई जा सकती है। अभी हम सोचेंगे कि इसका क्या काम है या क्या, बट एक कॉन्सेप्ट है साइंस में जिसको हाइड्रोवोल्टेक्स कहते हैं। हाइड्रोवोल्टेक्स का एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसमें ये होता है कि आप पानी के इस तरह के जैसे पानी को ऑपरेट करें तो उससे बिजली बनाएं। लेकिन जो इससे बिजली प्रोडक्शन थी ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, वो बहुत कम थी, मिली वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि किसी यूजफुल पर्पस के लिए तो ना होने के, बल्कि इवन के द ऑर्डर ऑफ दी हंड्रेड्स ऑफ मिली वाट, यानी इवन के इससे भी शायद बहुत कम थी, मिली वाट तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल था। तो कोई यूजफुल पर्पस में तो उसको नहीं इस्तेमाल किया जा सकता था। अब हो ये रहा था कि जो ट्रेडिशनली लोग काम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि वो वाटर एवापोरेट करते थे, राइट, और उसके बाद फिर उस वाटर को वो बेसिकली मैकेनिकल जो पार्ट है बिजली प्रोडक्शन का उसको यूज़ करते थे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। तो वाटर एवापोरेशन एंड देन मैकेनिक्स और दो अलग चीज़ आ गई, तो काफ़ी सारी एनर्जी उसमें ज़ाया भी हो जाती थी और फिर जो यूज़फुल एनर्जी आप ले सकते हैं वो बहुत कम रहती। तो ये जो साइंसदान साहब थे बड़े होशियार थे दोनों, इन्होंने बड़ा अच्छा काम ये किया कि इन्होंने जो मैकेनिकल पार्ट था ना उसको निकाल दिया। ये इमेज आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे भी। और ये रिसर्च भी डेफिनेटली आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हुआ ये कि इन्होंने एक ये पीवीए हाइड्रोजेल बनाया, जो बेसिकली समझ लें कि वाटर सिंक के तौर पे, वाटर रिजर्वायर के तौर पे काम करता है, और नीचे एक हीट सिंक लगा हुआ है, हीट एब्जॉर्ब। और इसके दरमियान टीईजी जो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, वो इन्होंने रखा हुआ है। और ऊपर और नीचे का जो हीट डिफरेंस है उसकी वजह वजह से एवापोरेशन जो भी होनी है या हीट डिफरेंस जो भी पैदा होना है उससे ये जो टीईजी यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो जो मटेरियल इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है, ये इस तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ हीट है, यानी जो भी ये हीट डिफरेंस ऊपर आ रहा होगा उसको यूज़ करेगा एवापोरेशन में जो भी एनर्जी लग रही होगी उसको लेगा और वहाँ से ये बिजली बना देगा। ये बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दिखने में, लेकिन ये कि डेफिनेटली काम करने में। तो इन्होंने ये कहा कि जो प्रीवियसली रिपोर्टेड इनके जो रिजल्ट्स थे उससे कोई 3 टाइम यानी 40% ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर अगर 26 डिग्री पे है, जो कि नॉर्मल होती है बहुत सारी जगह पे, यानी इसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, रूम टेम्परेचर है। और फिर विंड स्पीड भी इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, अगर इतनी भी है। तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना बनता है वो भी इन्होंने बनाया, जो कि अराउंड 2 डिग्री है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं। इसकी इसके रिलेटिव इस सारी कंडीशन पे इनको जो इलेक्ट्रिसिटी मिली है वो 1.71 मिली वाट है सॉरी। और जो कुछ 1.02 वाट पर मीटर स्क्वायर, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है अगर आप जो स्मॉल स्केल पे चीज़ें ऑपरेट होती हैं, जैसे आपका वो दिल में जो कुछ लगा होता है। तो खैर ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया जिसको उन्होंने, और ये कहा कि दिस इज मोर देन 3 फोल्ड हायर देन द ट्रेडिशनल हाइड्रोपोल। तो उसके जो जो कन्वेंशनल या लोगों ने ऑलरेडी रिपोर्ट किया ना उसके 3 टाइम्स इन्होंने ज़्यादा ये काम कर दिया। एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, कुछ कंसेप्ट जो जेनेटिक्स में आ रहे हैं, एक आपने सुना होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब ये था कि आप जो इंसानी जीन्स हैं या डीएनए, बेसिकली पूरे डीएनए को आइडेंटिफाई कराएं कि वो कैसे बना। सो हमने ये पता लगा लिया कि इंसान के डीएनए में कौन कौन से यूनिट कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लगे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे पता चली। अब ये नॉलेज हमारे पास आ गया, तो क्या हम इस नॉलेज को यूज़ करके डीएनए को लैब के अंदर बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिस पे डेफिनेटली साइंटिस्ट बड़े वक्त से सोच रहे थे, लेकिन इनको काम करने की इजाज़त इसलिए नहीं मिल रही थी कि इसके एथिकल कंसर्न बहुत सारे थे। इसके बहुत सारे फायदे हैं और इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आई है, उन्होंने कहा कि ठीक है,
बहुत सारे नुकसानात भी हैं, लेकिन इनके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो लिहाजा हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लैब के अंदर फिलहाल तो वो उसके कंपोनेंट बना रहे हैं डीएनए को, बट ये कि ऑफ कोर्स टारगेट यही है कि हम लैब के अंदर ही इतनी कैपेबिलिटी डेवलप कर लें कि हम डीएनए, इंसान का डीएनए बना। तो ये अभी कहना तो बहुत ही यानी ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको हम नहीं सोच सकते, बट ये है कि वो अब बन चुकी हैं, तो एक दिन आएगा शायद हम इस काबिल हों कि हम इंसानी डीएनए भी लैब के अंदर ग्रो कर लें। और फिर देन डेफिनेटली इसके बहुत सारे अमेजिंग एस्पेक्ट भी हैं और इसकी बहुत सारी इश्यूज भी इसके साथ जो आएंगे वो भी वक्त के साथ साथ हमें पता चलेंगे, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रिसर्च होने जा रही है। और डेफिनेटली अगर आप फायदे के लिए एटम बम अगर आप देख लें, एटमी एनर्जी बहुत फायदा भी देती है और एटम बम डेफिनेटली नुकसान भी देता है। तो ये चीज़ें साइंटिफिक रिसर्च में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और ये डिबेट चलती रही है कि साइंस ने नुकसान दिया या फ़ायदा दिया। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं कि वो फ़ायदे वाली थी या बहुत सारी तो इसके नुकसानात में फ़र्ज़ करें क्या हो सकता है। बायोलॉजिकल वेपन्स की लोग बात कर रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल वेपन देन डेफिनेटली को बहुत ही लिमिटेड, जैसे आप वुहान वाला जो वायरस था उसकी जो कोरोना वायरस जो फैला उसमें अगर आप देख लें, तो बहुत सारे लोगों ने ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि ये शायद कोई बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे यूज़ किया गया। तो आप देखें कि फिर इसके किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जिस अगर हम इस तरह की खतरनाक चीज़ें बनाने पे लग जाएं। लेकिन देन अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो जो ऐसी बीमारियों के साथ आते हैं जो सिर्फ जीन्स के थ्रू ही रिकवर हो सकती हैं, तो उनको बचाया जा सकता है और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। बट देन ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह है। इसके साथ एक और जो बहुत ही मज़े की चीज़ है वो ग्रेविटी के बारे में, और ये खबर मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। आई मीन आज तक हम ये पढ़ते रहे एक ग्रेविटी के बारे में कुछ इनिशियली न्यूटन साहब ने काम किया, तो न्यूटन साहब के काम को रिफाइन किया या इम्प्रूव किया हमके आइंस्टाइन साहब ने। और आइंस्टाइन साहब ने ग्रेविटी के बारे में एक एक्सप्लेनेशन दी कि ये कैसे होती है और एक स्पेस टाइम का कंसेप्ट बना। और फिर हमने ये उस थ्योरी से हमने ये आई मीन इवन उससे पहले भी ये कंसेप्ट चलता रहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेसिकली एक फंडामेंटल फोर्स है। राइट, सो ये मैंने पता करने की कोशिश की कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या होती हैं। आप इसको गूगल कर सकते हैं। सो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं बेसिकली नेचर में। हमारे जो क्या कहते हैं, जो सलाम साहब थे उनको भी ये वीक न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर काम करने पे उस पे मिला था नोबेल प्राइज। राइट, तो ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर में, जिसके बारे में आप यूँ समझ लें कि ये किसी से ओरिजिनेट नहीं होती। राइट, ये अपने आप में और इनको हम किसी दूसरे रेफरेंस के हवाले के बगैर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि ये जो शायद हमारी एक्सप्लेनेशन थी ग्रेविटी के बारे में कि ये फंडामेंटल फोर्स है, सही नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल बट ग्रेविटी शायद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस इंटरेक्शंस होती हैं उससे डेवलप होती है। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज होगी। अभी ये रिसर्च उन्होंने पब्लिश किया है, मैंने ये ओरिजिनल पेपर भी निकाला था। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने पढ़ा है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि और इन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। बट टेक्निकल है काफ़ी, देन डेफिनेटली जो फील्ड के लोग होंगे वो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो मैं पॉइंट इससे आपके साथ कन्वे करना चाह रहा हूँ ये कि देखें, आइंस्टाइन साहब बहुत बड़ा नाम है, न्यूटन साहब बहुत बड़ा नाम है, बट साइंस में ऐसे नहीं होता कि आइंस्टाइन ने एक बात कह दी है तो वो हर पे आखिर है, वो हतमी है। बल्कि उसको प्रोब करते रहते हैं साइंटिस्ट, चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं, फिर उनको पॉइंट मिलता है तो देन डेफिनेटली एक क्लू मिलता है, उसको लेके वो आगे चले जाते हैं। और फिर एक थ्योरी आती है, उसके ऊपर दूसरी थ्योरी आती है, तीसरी थ्योरी आती है। तो साइंस का ये मिजाज रहा है, और जो साइंटिस्ट का भी मिजाज होना चाहिए वो इसी तरह के फलां बंदे ने ये बात कह दी थी तो ये लाजमी नहीं है कि उस बंदे ने बात कही थी तो ये ठीक होगी, बल्कि हम कुछ सेट ऑफ आई मीन प्रिंसिपल्स के ऊपर वो चलते हैं। हम ऑब्जर्वेशंस लेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके रिजल्ट्स हम देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ सही है या गलत है या ऐसे है या वैसे है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई कि जो आप लोगों के लिए शायद बहुत सारे लोगों के लिए हेल्थ का बायस हो कि कोई आइंस्टाइन को चैलेंज, आई मीन इसमें चैलेंज करने वाली बात भी नहीं होती है। एक एक्सप्लेनेशन उसने दी कि ग्रेविटी ऐसे ऐसे शायद हो सकती है, और इन्होंने कहा नहीं, हम ये कहते हैं कि ऐसे होती है। बट देन डेफिनेटली अभी इस पे भी क्रिटिक्स लिखे जाएंगे, इस पे काम होगा, फिर हमें पता चलेगा कि वाकई ये सही कह रहे हैं गलत। उम्मीद है इन तीन चीज़ों से कुछ ना कुछ
ये मैंने ओपन छोड़ी हुई है, यहाँ से आप ये देख के गूगल कर सकते हैं, आपको ये न्यूज़ भी मिल जाएंगी, एक्सप्लेनेशन भी सारी मिल जाएंगी, पेपर भी मिल जाएंगे। इंटरेस्टिंग लगे तो ज़रूर मुझे बहरहाल ज़रूर बताएं कि ये कैसा है, इसको मैं किस तरह से मज़ीद इम्प्रूव कर सकता हूँ, ताकि हम इस पे कोई अगले हफ्ते कुछ और अच्छा सा काम कर लें।